Oh, yeah. Hello, children. Myself, Jagdamba Singh, welcomes you all in political science class. We are continuing with the chapter number 1, which is challenges of nation building, and this is the fifth part. इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पार्टीशन जब हुआ तो बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए पार्टीशन के दौरान, पार्टीशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे उनको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया पार्टीशन के, और धीरे धीरे शांति स्थापित हुई। हम लोगों ने उसके परिणाम को भी देखा, कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे कि किस तरह अंततः गांधी जी को अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो यहाँ जो पहला प्रॉब्लम है वो तो ख़त्म होता है कि पार्टीशन के दौरान जो भी चीज़ें हुई वो अब लगभग शांत हो गई थी। अब दूसरी प्रॉब्लम जो इंडियन गवर्नमेंट को के सामने आई वो थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एकत्र करने का प्रॉब्लम अब सामने था, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको इंडियन गवर्नमेंट को सॉल्व करना था। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थे और इनको कैसे इंटीग्रेट किया गया। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स प्रॉब्लम। बाय द माउंटबेटन प्लान द 565 प्रिंसली स्टेट्स बिकम लीगली इंडिपेंडेंट। माउंटबेटन ने जो देश का फ्रीडम का प्लान लाया था वो 2 नेशन थ्योरी पे डिपेंड था, जिसके कारण इंडिया के 2 टुकड़े हो गए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान, एक नया कंट्री पाकिस्तान बन गया था। उसके साथ उस समय कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, तो उनके बारे में जो कि संख्या में 565 थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय इंडिया में, उसको माउंटबेटन प्लान में एक अलग तरह से प्रस्तुत किया गया कि या तो ये प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में इंटीग्रेट हो जाए, या पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन प्रिंसली स्टेट्स के सामने थे। या तो वो प्रिंसली स्टेट्स इंडिया के साथ आ सकते थे, या पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, या चाहे तो वो स्वतंत्र भी रह सकते थे। दे वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। वो चाहे तो इंडिया के साथ आ सकते थे, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते थे, या फिर स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्यभार कर सकते थे। दिस वॉज द वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। जो यूनाइटेड इंडिया बनाने का प्लान कांग्रेस का था, नेशनल कांग्रेस का और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो एक व्यू था कि हम लोग यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे, उसमें सबसे बड़ी बाधा ये प्रिंसली स्टेट्स थे कि इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। जब इनके पास 3 ऑप्शन है, चाहे तो वो इंडिया के साथ आ सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस तरह से इंडिया को तोड़ने की कोशिश अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। इन प्रिंसली स्टेट्स को स्वायत्तता दिया गया था कि वो चाहे तो स्वेच्छा के साथ किसी भी कंट्री के साथ, चाहे इंडिया है चाहे पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या फिर वो फ्री है, खुद से इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये एक यूनाइटेड कंट्री के लिए, इंडिया को यूनाइट करने के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी, और ये पूरे इंडिया में फैले हुए थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक जगह पे प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स पूरे इंडिया में फैले हुए थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स वेरी सून, और स्वतंत्रता के तुरंत बाद ये प्रॉब्लम जन्म लेना शुरू कर चुकी थी। द त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल announced to remain independent and refused to join Constitution Assembly। अब कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो कह रहे थे कि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है। उसमें कुछ नाम यहाँ है, त्रावणकोर, हैदराबाद, भोपाल, ये कुछ स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स उस समय के, जो ये कहते थे कि वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना तो वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ना इंडिया में इंटीग्रेट होना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस समय सामने आई इंडियन गवर्नमेंट के, जो एक इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी। अभी इलेक्शंस इंडिया में नहीं हुए थे, जो पहला इलेक्शन होना था आफ्टर इंडिपेंडेंस वो अभी नहीं हुआ था।
और एक इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के रूप में हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुने थे उस समय। तो उन लोगों ने क्या डिसाइड किया और गवर्नमेंट का अप्रोच इन प्रिंसली स्टेट्स को लेके क्या था, आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट का अप्रोच क्या था। इंटरिम गवर्नमेंट वाज अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइज। ये कुछ छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ साइज में बहुत बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे लाइक हैदराबाद। तो इनको इस तरह टुकड़ों में विभाजित रहना इंडियन गवर्नमेंट जो थी उस समय की, जो इंटरिम गवर्नमेंट चुनी गई थी, वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो कि ये स्वतंत्र हो जाए, इनको किसी न किसी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट करवाया जाए। ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा उस इंटरिम गवर्नमेंट का। द मुस्लिम लीग अपोज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन मुस्लिम लीग इंडिया के इस अप्रोच को अपोज कर रही थी। वो चाह रही थी कि दो चार प्रिंसली स्टेट्स जो बॉर्डर एरियाज़ में हैं, जो पाकिस्तान के सटे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे लाइक जूनागढ़, तो उनको वो कोशिश में थी कि उनको किसी तरह ले आया जाए, पाकिस्तान में मिला लिया जाए। तो मुस्लिम लीग ने उस समय विरोध किया नेशनल कांग्रेस का कि ये अप्रोच आपका कि आप दबाव डालें प्रिंसली स्टेट्स पे, ये गलत है। द मुस्लिम लीग अपोज इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड टुक द व्यू दैट स्टेट शुड बी फ्री टू अडॉप्ट एनी कोर्स दे लाइक। और उनका मुस्लिम लीग का ये कहना था कि आप इस तरह से दबाव किसी प्रिंसली स्टेट्स पर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि माउंटबेटन प्लान में उनको स्वतंत्र रहने का भी अधिकार दिया गया है, और उनको उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो इंडिया के साथ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ जाएंगे या इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो उनको इन तीनों कोर्स में से किसी कोर्स को चुनने की स्वतंत्रता है और उन्हें चुनने दिया जाना चाहिए। ये मुस्लिम लीग कर रही थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो चाह रही थी कि किसी तरह बाय क्रुक्स किसी तरह उनको अपने में शामिल कर लिया जाए, ताकि इंडिया एक यूनाइट कंट्री हो जाए। ऐसा नहीं कि पूरे मैप में बीच में हैदराबाद नज़र आ रहा है कहीं और, स्वतंत्र रूप से सारे प्रिंसली स्टेट्स को जो भी अब इंडिया के मैप में आने की जो जितना भाग दे दिया गया पाकिस्तान को, उतना छोड़ के बाकी जितने भी प्रिंसली स्टेट्स बच रहे हैं उनको किसी न किसी तरह इंडिया में इंटीग्रेट करवा दिया जाए। सरदार पटेल वॉज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इन द इंडियन गवर्नमेंट। उस समय होम मिनिस्टर और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल नियुक्त थे इंटरिम गवर्नमेंट में। ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन द निगोशिएशन विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। और जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे उनके साथ सबसे ज़्यादा निगोशिएशंस में इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया और सबको मिलाने की कोशिश की। तो लगभग सारे प्रिंसली स्टेट्स ने हामी भर दी थी इंडियन यूनियन में को ज्वाइन करने के लिए। बट कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हम लोग आगे देखेंगे जो अभी भी इंडिपेंडेंट रहने की बात कह रहे थे। He formally but diplomatically bring most of the princely states into the Indian Union। उन्होंने बहुत सारे खास करके जो बॉर्डर एरियाज़ में थे, जो पाकिस्तान से लगता हुआ प्रिंसली स्टेट्स था, उनको उन्होंने जल्दी उनसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया एसेशन का कि आप इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट हो जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ बच गए जिनको फ्रीडम इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उनको इंटीग्रेट किया गया। It looks easy now, but it was very complicated task which required skillful persuasion। ये आज के दौर में हम लोग इसको इजी मान रहे हैं कि तो प्रिंसली स्टेट थे, छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनको मिलाने में कोई दिक्कत इंडियन गवर्नमेंट को नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। बहुत मशक्क़त करनी पड़ी वल्लभ भाई पटेल को, और जिनके नाम पर आज उतना बड़ा स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी उसको कहते हैं। इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं क्योंकि उन्होंने ही इंडिया का इंटीग्रेशन किया था और सबसे अहम भूमिका उनकी रही थी इसमें। तो उनके प्रयास ने किस तरह से रंग लाया, और इंडिपेंडेंस के पहले ही उन्होंने मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स को वो इंटीग्रेट करवा चुके थे, और जैसे ही फ्रीडम मिला उसके बाद उनका ये काम शुरू हो गया कि बाकी जो बचे हुए प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो
इंडिपेंडेंट रहने की बात कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह डिप्लोमेटिकली उनको इंडिया के अंदर शामिल करवाया जाए, ये प्रयास उनका रहा। तो बच्चों, इंडिया के जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, उनके इंटीग्रेशन को लेकर गवर्नमेंट का जो अप्रोच था वो 3 भागों में विभाजित था और इन तीनों पॉइंट्स से वो गाइडेड थी। पहला था, द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। उनका ये मानना था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनमें रहने वाले लोग जो हैं वो इंडियन यूनियन के साथ जानना चाहते हैं। ये उनका पहला अप्रोच था गवर्नमेंट का और उनके गाइडलाइंस में था कि इन्हीं बातों पे हम लोगों को आगे बढ़ना है इंटीग्रेशन के लिए। उसमें से पहली बात ये थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ उस प्रिंसली स्टेट्स में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ इंटीग्रेट करें। इस चीज़ को ध्यान में रख के काम करना है। दूसरा, द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लैक्सीबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। कुछ रीज़न के लिए, कुछ कारणों से कुछ प्रिविलेज उनको दिए जा सकते हैं और ऐसा किया जा सकता है कि जैसे डिफेंस, कम्युनिकेशन जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे और इंटरनल मैटर्स को वो राजा जो है वहाँ के वो खुद देखेंगे। इस तरह की व्यवस्था भी की जा सकती है। ये उनका गवर्नमेंट का अप्रोच था। और तीसरी गाइडलाइन जो थी, द इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ द नेशन हैज़ एज्यूम्ड सुप्रीम इम्पोर्टेंस, कि जो टेरिटोरियल बाउंड्री इंडिया की बनेगी उसके साथ किसी भी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाएगी और उन प्रिंसली स्टेट को एनी हाउ इंटीग्रेट कराने की कोशिश की जाएगी जो इंडिया के बाउंड्रीज़ के अंदर आ रहे हैं। ये 3 गाइडलाइंस जो थे, इन पे इंटीग्रेशन का काम शुरू हुआ और मोस्ट ऑफ द वर्क वाज डन बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले ही बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंटीग्रेट करवा लिया गया था, जिसको हम लोग पहले अभी देखते हैं। बिफोर 15 अगस्त 1947 द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो होता है, ये एक तरह का एग्रीमेंट है कि प्रिंसली स्टेट्स अपने आप को इंटीग्रेट कर रहे हैं इन द इंडियन यूनियन। इस बात का एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कहते हैं। तो 15 अगस्त 1947 से पहले, 15 अगस्त 1947 से पहले ही मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करवा लिया गया था, विच मीन दैट देयर स्टेट एग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। इस एग्रीमेंट पे साइन करने का मतलब था कि वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी अपने प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन को में इंटीग्रेट कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। एसेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर वेयर इंटीग्रेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो मान नहीं रहे थे और अपनी जीत पे अड़े हुए थे कि उनको जो है इंडिपेंडेंट रहना है। तो ऐसे कुछ जैसे जूनागढ़ था, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ऐसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जो मानने को तैयार नहीं थे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन नहीं कर रहे थे और नहीं, उनका मानना था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो ऐसे कुछ स्टेट्स रह गए थे प्रिंसली स्टेट्स, और बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, खास करके जो बाउंड्रीज से लगे हुए थे पाकिस्तान के, उनको 15 अगस्त 1947 से पहले उनसे साइन करवा लिया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ताकि वो इधर उधर ना जाएं और इंडियन यूनियन में उनको शामिल माना जाए। लेकिन फिर भी कुछ बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे जो नहीं चाह रहे थे कि वो इंडियन स्टेट्स के साथ जाएं, वो चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें। जैसे जूनागढ़ था, वो चाह रहा था कि वहाँ कोई मुस्लिम राजा थे, वहाँ की आबादी जो थी वो मोस्टली हिंदू थी, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और वो चाह रहा था कि जूनागढ़ को शामिल कर दिया जाए पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही था, लेकिन वहाँ की पब्लिक नहीं चाह रही थी। तो जैसा कि इस गाइडलाइन में देखा गया कि पब्लिक की भी ओपिनियन ली गई ड्यूरिंग द इंटीग्रेशन,
तो जूनागढ़ को इस तरह से इंटीग्रेट किया गया। और हम लोग 2 इसमें पढ़ने वाले हैं केस स्टडी को। एक हैदराबाद के इंटीग्रेशन कैसे हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, और मणिपुर की भी चर्चा हम लोग केस स्टडी नंबर 2 में करने वाले हैं। ये आगे के वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।